हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवन दास, प्रैक्टिस गो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा थंबनेल में आप देख पा रहे हो कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी थी, ये अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आईवी थेरेपी के ऊपर चल रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है, जैसे कि सर व्हाट इज़ आईवी थेरेपी। पहली हमारी बात हुई थी सर व्हाट इज़ आईवी थेरेपी, तो मैंने बताया था कि सर अगर हम कोई सी मेडिसिन, कोई सा फ्लूइड, कोई सा न्यूट्रिएंट या ब्लड और उसके कंपोनेंट को डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं कहाँ, इनटू दी वेन, तो हम उसे क्या कहेंगे सर, इंट्रावीनस थेरेपी। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था सर साइट सिलेक्शन की, हम एडल्ट में कौन सी साइट चूज करेंगे, कहाँ चूज करेंगे, और बात करी थी हमने न्यू बॉर्न की, तो न्यू बॉर्न में कौन सी साइट सिलेक्ट करेंगे और ड्रग जो है कहाँ एडमिनिस्टर करेंगे। फिर हम लोगों ने हमने देखा था सर टाइप्स ऑफ केनुला, कि सर कौन कौन से टाइप के केनुला आते हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने कलर वाइज उनके गेज नंबर देखे और उनका फ्लो रेट देखा। इसमें जो चार्ट तुमको दिख रहा है, इसमें एक कलर का केनुला नहीं था, वाइट कलर का केनुला, तो वो मैंने स्पेशल अलग से बताया था कि सर उसका वाइट कलर का जो केनुला है वो 17 गेज का होता है, उसका फ्लो रेट भी बताया था मैंने। फिर हम लोगों ने वन बाय वन करके एक एक केनुला को अलग से डिस्कस किया था। कब यूज करते हैं कि सर जो जिसका सबसे ज्यादा फ्लो रेट है वो हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन में यूज करेंगे, कि हमको या तो कोई गाढ़ा सब्सटेंस देना है, हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड देना है, या सर हमको देना है हाई रेट से, कि हमको मैसिवली फ्लूइड या ब्लड देना है, तो हम उसके लिए जो है ज़्यादा गेज वाला, कम गेज वाला और ज़्यादा फ्लो रेट वाला कैनोला यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। फिर में हमने कैनोला पढ़ने के बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ आईवी सेट पढ़े थे कि सर माइक्रो सेट होता है, मैक्रो सेट होता है, चेंबर सेट होता है, और एक नया पढ़ा था हमने बीटी सेट, जो यहाँ पर लिखा नहीं है। फोर्थ नंबर पर हमने क्या पढ़ा था सर, बीटी सेट के बारे में। फिर बेटा ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे, और आगे हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये वन बाय वन हम लोगों ने एक एक पढ़ा था। लास्ट में हमने आईवी थेरेपी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं सर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो बेटा मैं बता दूं, मेनली हमारे पास दो तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। कितने तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं सर, मेनली हमारे पास दो तरह के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन से सर, तो एक होते हैं सर क्रिस्टेलोइड्स, एक होते हैं सर हमारे पास कोलोइड्स। एक होते हैं सर क्रिस्टेलोइड, एक होते हैं सर कोलोइड। क्या डिफरेंस है सर क्रिस्टेलोइड और कोलोइड्स में। मैं बात करूं बेटा क्रिस्टेलोइड की, किसकी बात करूं बेटा, क्रिस्टेलोइड की। ये होते हैं सर वॉल्यूम एक्सपेंडर। क्या होते हैं सर ये, वॉल्यूम एक्सपेंडर, मतलब बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को एक्सपेंड करेंगे। बात करूं सर क्रिस्टेलोइड की, सॉरी कोलोइड की, तो बेटा ये होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। ठीक है बेटा, क्या होते हैं सर ये, प्लाज्मा एक्सपेंडर। दूसरी बात करूं कि क्रिस्टेलोइड कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। सर क्रिस्टेलोइड्स में क्या मौजूद होता है, तो क्रिस्टेलोइड में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। जबकि कोलोइड की बात करूं बेटा, मैं किसकी बात करूं, कोलोइड की, तो इसमें होते हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ब्लड और उसके कंपोनेंट आते किसके अंदर सर, कोलोइड कैटेगरी के अंदर। स्टेरॉइड की बात करें तो उसमें क्या, कौन से आते हैं सर, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और वो बॉडी के वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जबकि कोलोइड प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। आ गई बात समझ में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा क्रिस्टेलॉइड के ऊपर, तो बेटा क्रिस्टेलॉइड फर्दर तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, क्रिस्टेलॉइड फर्दर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर, होते हैं सर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। सर कौन कौन से होते हैं, आइसोटोनिक हो गए सर, हाइपोटोनिक हो गए सर, और हाइपरटोनिक हो गए। तीन तरह के हमारे क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है बेटा। अभी ये क्या होते हैं आइसोटोनिक, क्या होते हैं हाइपरटोनिक, इनको हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं।
अगर बेटा मैं पढ़ाना शुरू करूं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, उससे पहले हमको कुछ चीजें समझना होती है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे बेटा मैं बात करूं किसकी सर, सॉल्यूशन की। किसकी बात करूं बेटा, सॉल्यूशन। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने H2O लिया। क्या लिया सर, H2O, पानी ले लिया सर हमने, है ना, हमने लिया वाटर। और इस वाटर के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में मैंने क्या डाल दिया सर, NaCl। कितना अमाउंट है आगे हम नॉर्मल स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सर मैंने वाटर के अंदर, यानी मैं बोलूं H2O के अंदर क्या मिक्स किया है सर, NaCl। और जब मैंने वाटर में NaCl मिक्स किया तो इन दोनों ने मिलके बनाया सर सॉल्यूशन। क्या बनाया सर, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल सलाइन। क्या नाम दिया सर हमने, नॉर्मल सलाइन। क्लियर है। तो सर अगर बात करूं कि ये NaCl क्या था, तो ये NaCl घुला किसके अंदर, वाटर के अंदर। NaCl घुला सर वाटर के अंदर, मतलब NaCl घुलने वाला है और वाटर घुलने वाला है। तो जो घुलने वाले सब्सटेंस होते हैं, वो सारे सब्सटेंस जो जाके घुल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा हम, सॉल्यूट। क्या बोला सर हमने उन्हें, सॉल्यूट। और वो सारे सब्सटेंस जिनके अंदर क्षमता है किसी अदर सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट। क्या कहलाते हैं बेटा, सॉल्वेंट। क्लियर बेटा। मतलब सर सॉल्यूट्स क्या है, वो सब्सटेंस जो घुलेंगे। और सॉल्वेंट क्या है सर, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर अदर सब्सटेंस को घोलने की क्षमता रखने वाले होते हैं। और सर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना देते हैं सर, सॉल्यूशन। क्या बना देते हैं सर, सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड आता है बेटा कंसंट्रेशन। क्या वर्ड आता है बेटा, कंसंट्रेशन। कि सर व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं कि सर ये जो सॉल्यूशन है, इसमें मैंने वाटर ऐड किया और नॉर्मल सलाइन ऐड किया, तो सर इस वाटर को मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो बेटा इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि इसमें कितने सॉल्यूट मौजूद है, घुलने वाले। कौन बेटा, घुलने वाले। कितने सोल्यूट मौजूद है इस सॉल्यूशन में, तब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, सोल्यूट के ऊपर, कि वो हाई कंसंट्रेटेड है या लो कंसंट्रेटेड है। आई बात समझ में, कि सर किसी सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में तुमको, ठीक है सर। अब आते हैं हम इनकी डेफिनेशन के ऊपर। इसके ऊपर इनकी डेफिनेशन क्या है, कि सर कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। क्या बेटा, व्हाट इज कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है सर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व है इन गिवन सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट के अंदर, घोलने वाले के अंदर कितने सोल्यूट मौजूद है, उस पर डिपेंड करेगा क्या बेटा, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट मौजूद है बेटा, उस पर डिपेंड करेगा क्या, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक बात, ठीक है सर, हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब वन बाय वन हम सोल्यूट सॉल्वेंट भी समझ लेते हैं जरा, क्या भला है ये। अगर बात करो बेटा मैं सोल्यूट्स की, किसकी बात करो बेटा, सोल्यूट्स की, तो देखो डेफिनेशन सिंपल कह रही है। क्या कह रही है सर, ए सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। कि सर वो सब्सटेंस जो घुले हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, क्या कहलाते हैं, सोल्यूट। आगे बात समझ में, ठीक है सर। अगर नेक्स्ट बात करो बेटा मैं सॉल्वेंट की, क्या बात करो बेटा मैं सॉल्वेंट की, तो बेटा क्या लिखा है सॉल्वेंट के बारे में, ए सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस विद द एबिलिटी, एक क्षमता के साथ, मतलब एक सब्सटेंस जिसके अंदर क्षमता है
टू डिजोल्व दी अदर सब्सटेंस, क्या क्षमता है सर उसके अंदर कि वो किसी अदर सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर ले सर, डिजोल्व कर ले। उसे मैं क्या कहूंगा सर, सॉल्यूशन। क्या कहूंगा सर, सॉल्यूशन, सॉरी उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। क्या कहेंगे सर हम, सॉल्वेंट। और क्या बना देगा वो, क्या बना देगा, एक सॉल्यूशन। मतलब सर एक इस तरीके का सब्सटेंस है जो अपने अंदर किसी अदर सब्सटेंस को घोल ले और क्या बना दे सर, सॉल्यूशन। क्या बना दे, सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे सर, सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में, ठीक है सर। अब बात करूं बेटा मैं सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं बेटा मैं, सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, होमोजीनस मिक्सचर है सर। किस किस का सर, सर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, मिक्सचर है किस किस का, दो और दो से अधिक सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स का, उसे हमने क्या नाम दिया सर, उसे हमने क्या नाम दिया, सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज हाइपोटोनिक एंड व्हाट इज हाइपरटोनिक। आई बात समझ में, तो इनको समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, कुछ डेफिनेशन। जैसे जैसे मैं बात करूं बेटा ऑस्मोसिस की, किसकी बात करूं बेटा, ऑस्मोसिस, परासरण, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे, परासरण। तो अभी मैं बात करूं बेटा कि मैंने एक कंटेनर लिया सर, क्या लिया बेटा मैंने, एक कंटेनर। और बेटा मैंने व्यवस्था से इस कंटेनर के अंदर सर क्या ऐड कर दिया, मैंने इस कंटेनर के अंदर एक चीज लगाई बीच में, एक मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी बेटा, मैंने क्या लगा दी सर, एक मेम्ब्रेन। क्लियर बेटा यहाँ तक कि सर हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक व्यवस्था करके हमने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी। इस मेम्ब्रेन की एक शर्त है बेटा, इस मेम्ब्रेन की ये शर्त है कि सर ये कुछ चीजों को, कुछ चीजों को तो पार जाने देगी और कुछ चीजों को नहीं। मतलब सर ये मेम्ब्रेन क्या करेगी सर, ये मेम्ब्रेन कुछ चीजों को इधर से इधर और इधर से इधर आने जाने देगी और कुछ चीजों को नहीं। मतलब सर ये अर्ध पारगम्य है। पारगम्य का मतलब सब चीजें पार करके चली जाए, अर्ध पारगम्य मतलब कुछ चीजें तो पार कर सकती है, कुछ चीजें पार नहीं कर सकती। इंग्लिश में बोलूं तो ये है सर सेमी परमिएबल। कैसी है सर ये, सेमी परमिएबल। इसे जो मेम्ब्रेन मैंने बीच में लगाई है इस कंटेनर के, उसकी क्या शर्त है सर, वो सेमी, कुछ चीजों के लिए तो परमिएबल है कि कुछ चीजें उसको पार करके जा सकती है, कुछ चीजों के लिए वो परमिएबल नहीं है। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक, ठीक है सर। तो सर मुझे एक चीज ये भी समझ में आ गई कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। हमने क्या करा कि दोनों तरफ बेटा हमने 100 ml वाटर फिल कर दिया। हमने इसे नाम दिया पार्ट ए और इसे नाम दिया हमने पार्ट बी। क्लियर यहाँ तक, ठीक सर। मैंने दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में इक्वल कंसंट्रेशन का फ्लूइड भर दिया कि सर जितने सॉल्यूट इस ए पोर्शन में घुले हैं उतने ही इसमें घुले, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है अभी। अब मैं इस पोर्ट को कुछ घंटों के लिए रख दूंगा तो इस पोर्ट में कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है। अब मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने इस पोर्ट को वापस से लिया। अब मैं इस पोर्ट के साइड ए में, ए साइड में बेटा मैंने क्या किया पता है तुमको, NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, NaCl। नमक डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा मैंने, नमक। और नमक के NaCl की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर NaCl क्या है, सोल्यूट है। ये सोल्यूट मतलब ये घुलेगा, क्या करेगा सर, ये घुलेगा किसके अंदर, पानी के अंदर। और पानी जो है वो क्या है सर, वो सॉल्वेंट है, वो घोलेगा NaCl को अपने अंदर। तो एक बात है सर, मैं पार्ट ए में क्या बढ़ा रहा हूँ, सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं पार्ट ए में नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ। अब ए पार्ट में हमने बहुत सारा नमक डाल दिया तो सर इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। और इस
इसकी तुलना में इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला तो इसका कंसंट्रेशन इसकी तुलना में क्या है सर, कम है। और अब अगर मैं इसको कुछ देर के लिए रख दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा बेटा कि इधर का पानी कम हो जाएगा और इधर का पानी सर बढ़ जाएगा। मतलब सर पोर्ट ए में पानी कम हो गया और पोर्ट बी में पोर्ट बी में कम हो गया और पोर्ट ए में पानी बढ़ गया। मतलब सर पोर्ट ए या पार्ट ए का पानी किधर चले गया सर, पार्ट बी का पानी किधर चलेगा सर, पार्ट ए में। पानी ने मूव किया इधर से इधर, इधर से इधर। अच्छा अब दूसरी चीज समझो सर, इसका कंसंट्रेशन हमने नमक डाल के बढ़ा दिया था और इसकी तुलना में इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया था सर, कम। और सर यहाँ पर क्या हुआ कि पानी जो घोलने वाला था, पानी जो क्या था बेटा, घोलने वाला, उस पानी ने मूव किया है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब सर ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा, लिखते हैं हम ऑस्मोसिस, परासरण। सुनो क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कौन, घोलने वाला, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration टू हायर concentration। सर क्या हुआ, पीछे जाके देखो सर क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम था और जो पानी था घोलने वाला उसने मूव किया फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और इधर वाले सॉल्यूशन में अमाउंट बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई। और बेटा जो बड़ा है वो किधर से बड़ा है सर, वो किधर से बड़ा है सर, हाँ, कि सर मूवमेंट हुआ है सॉल्वेंट घुलने वाले का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रो किसके थ्रो बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आई थिंक मुझे लगता है अब तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि सर हम लोग देख रहे थे कि सर इधर पानी इक्वल भरा था, हमने इधर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो जो घुलने वाला जो पानी था उसने मूव किया फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और ये जो हुआ है बेटा ये क्या कहलाया, ऑस्मोसिस। आ गई बात समझ में। अब अगर बात करूं बेटा मैं डिफ्यूजन की, किसकी बात करूं बेटा मैं, एक डिफ्यूजन की। तो अब डिफ्यूजन पे आते हैं। ये बेटा मैंने अगेन एक पोर्ट लिया, अगेन हमने एक व्यवस्था बनाई, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बना दी बेटा हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और वही अगेन हम लोगों ने दोनों साइड 100 ml क्या भर दिया सर, वाटर, दोनों तरफ से 100 ml वाटर फिल किया। अब मैं फिर से अगेन पार्ट ए में सर, पार्ट ए पार्ट बी में, पार्ट ए में NaCl ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ सर, NaCl। और अब मैं देख रहा हूँ सर, अब मैं देख रहा हूँ कि NaCl में मैंने जैसे ही, सॉरी पार्ट ए में मैंने जैसे ही NaCl डाला, ये NaCl मूव कर रहा है, ये NaCl मूव कर रहा है, ये मैंने देखो, ये मैंने NaCl डाला और इस NaCl ने मूव किया। देखो जैसे ही मैंने NaCl डाला पार्ट ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया सर, बढ़ गया। इसकी पार्ट ए की तुलना में पार्ट बी का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और जब मैंने NaCl डाला, मैंने कुछ देर रखा, तो मैं देख रहा हूँ कि ये NaCl फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है और इधर भी NaCl आ गया कि सर ये NaCl
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव किया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला सर? इसको मैंने बोला डिफ्यूजन। क्या बोला बेटा मैंने? डिफ्यूजन। आगे बात समझ में तुमको? ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखते हैं हम बेटा। अब डिफ्यूजन में बेटा तुम पीछे देखो कि सर कौन मूव कर रहा है? घुलने वाला, ना कि घोलने वाला। पहले ऑस्मोसिस में क्या क्या मूव कर रहा था बेटा? जो पानी था, जो घोलने की क्षमता रख रहा था, वो मूव करके किधर गया? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अभी यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जो घुलने वाला है वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर बात समझ में? तो मैं अगर डेफिनेशन लिखूं बेटा, मूवमेंट ऑफ solute from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया सर? डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्वेंट नहीं मूव करता है, सोल्यूट मूव करता है। कौन मूव करता है बेटा? सोल्यूट। कहाँ सर? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में? अभी ऑस्मोसिस में पीछे आओ तो तुम लोगों ने ऑस्मोसिस को घर में देखा होगा कि सर मैं एक पानी के अंदर जब मैं किशमिश को डाल दूं, किसके अंदर डाल दूं? पानी के अंदर किशमिश को डाल दूं, तो किशमिश के ऊपर जो मेम्ब्रेन है बेटा, वो मेम्ब्रेन कैसा एक्ट करेगी? एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा है उसमें सर क्या उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है पानी की तुलना में, और जब हम कुछ देर रखते हैं तो ये पानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन यानी सोलवेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या करेगा सर? मूव करेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है बेटा? मतलब हमको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं हम, एक चीज और आती है बेटा, एक आता है फिल्ट्रेशन। क्या आता है बेटा? फिल्ट्रेशन। अभी फिल्ट्रेशन की बात सुनो। फिल्ट्रेशन में सिंपल है कि सर कुछ नहीं है, एक कोई मेम्ब्रेन कोई छन्नी हुई, उसके फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कोई फ्लूइड छन रहा है, उसमें तीनों चीज आ जाती है, सॉल्यूशन भी आ जाता है, सॉल्वेंट भी आ जाता है, सोल्यूट भी आ जाते हैं, सब छन के आ जाते हैं, उसे हमने बोला फिल्ट्रेशन। आगे बात समझे? तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अभी फिल्ट्रेशन का मेरे पास इस टॉपिक में कोई काम नहीं है, तो मैं फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। फिल्ट्रेशन हम पढ़ेंगे जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे। आगे बात समझ में तुमको? ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चलो, अब बात आती है सर व्हाट इज आइसोटोनिक फ्लूइड। क्या बात आती है बेटा? व्हाट इज आइसोटोनिक फ्लूइड? तो बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरी। वो सारे फ्लूइड which have which have equal concentration to body fluids। सर वो सारे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन मेरे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के क्या है? इक्वल है, वो सारे फ्लूइड क्या कहलाएंगे सर? वो सारे फ्लूइड कहलाएंगे सर आइसोटोनिक फ्लूइड। कैसे? 2 मिनट के लिए समझते हैं हम। हमने पोर्ट लिया बेटा एक, फिर हमने व्यवस्था करके क्या लगा दी सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ में रखता हूँ सर बॉडी फ्लूइड, क्या रखता हूँ सर? बॉडी बॉडी फ्लूइड्स। एक तरफ रखता हूँ मैं सॉल्यूशन, एक तरफ में रखता हूँ बेटा सॉल्यूशन। और अगर
इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेरे बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के इक्वल है, मतलब यहाँ पर ना तो ऑस्मोसिस होगा ना डिफ्यूजन होगा। यानी अदर सॉल्यूशन, मतलब सर अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, अगर एक का कंसंट्रेशन कम कर दूं तो एक्सचेंज होगा, या एक का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो एक्सचेंज होगा। लेकिन अभी इसका कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो इस तरह के फ्लूइड को मैं क्या बोलूँगा सर, आइसोटोनिक फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन बात करूं सर कि मैं इस पोर्ट में एक तरफ तो मैंने क्या भर रखा सर, बॉडी फ्लूइड्स, और एक तरफ सर मैं भर देता हूं अगेन एनएस। क्या भर दिया सर मैंने, एनएस, एनएस नॉर्मल सलाइन। तो सर एक बात समझ में आती है, नॉर्मल सलाइन और मेरे बॉडी फ्लूइड के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो सर मतलब एनएस क्या है सर, आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है सर, आइसोटोनिक फ्लूइड है। आगे बात समझ में, मतलब वो सारे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन इक्वल है मेरी बॉडी के कंसंट्रेशन से, उसे मैं क्या कहूँगा सर, आइसोटोनिक फ्लूइड। क्लियर बच्चा यहाँ तक, ठीक है सर, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कि सर कौन कौन से फ्लूइड ऐसे हैं, आईवी फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड ऐसे हैं जिनका कंसंट्रेशन इक्वल है मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से। तो मैं बता दूं बेटा, पहले नंबर पे आता है एनएस, दूसरा आ जाता है अपने पास D5%, या ऐसे बोलते हैं D5W, ठीक है बेटा। तीसरा आ जाता है हमारे पास RL, तीसरा आ जाता है हमारे पास RL। मतलब ये सारे फ्लूइड्स कैसे हैं सर, आइसोटोनिक। कैसे है सर, आइसोटोनिक। मतलब अगर हम इसको डालेंगे बॉडी में तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सर बॉडी में एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आया, आ जाओ। देख बेटा, ये है हमारी बॉडी के ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है सर, ग्रुप ऑफ सेल। सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसे मैं बोलता हूँ बेटा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। कौन सा बोलता हूँ बेटा, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, आईसीएफ, आईसीएफ। ये क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर भरा है बेटा। चलो ठीक है बच्चा, गुड। बेटा एक बात हमने ये भी जानी है कि सर बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में भी तो फ्लूइड भरा होता है। इस स्पेस में भी तो क्या भरा होता है सर, फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं सर हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये देखो, ये हमने ड्रॉ किया है सर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है बच्चा, ये हमने बना दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसके पास में से मैं निकालता हूँ बेटा ब्लड वेसल्स। क्या निकालता हूँ बेटा, ये देखो, ये रही ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो क्या कहलाएगा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, और उसमें होता है सर ब्लड। क्या भरा है सर, ब्लड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि नॉर्मल कंडीशन में इन तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। कैसा होता है बेटा, इन तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। क्या होता है सर, इक्वल होता है। तो ये तीनों अभी एक दूसरे के लिए कैसे हैं सर, आइसोटोनिक है। कैसे हैं, आइसोटोनिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं सर, कि मैं इस मेरे ब्लड में क्या करूं बेटा, मेरे ब्लड में इंट्रावेनसली मैं कैनुला लगा के मैं क्या डाल दूं सर, सोडियम क्लोराइड। या सोचो कि सर मैं डेक्सट्रोज डाल दूं, D10%। मैं ज़्यादा डेक्सट्रोज 10% डेक्सट्रोज डाल दूं, या छोड़ो बॉटल का नाम, हम डायरेक्ट हमने इसमें क्या ऐड बढ़ा दी सर, शुगर बढ़ा दी। क्या बढ़ा दिया सर हमने, शुगर बढ़ा दी। ये देखो हमने बढ़ा दी शुगर।
और बेटा जैसे ही मैं शुगर बढ़ाऊंगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, किसके अंदर बढ़ाया बेटा मैंने, ब्लड के अंदर, तो सर ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ा दिए, तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा बेटा, ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा, क्योंकि जो चीज जितनी गाढ़ी है वो हाई कंसंट्रेटेड है, जो चीज जितनी है वो लो कंसंट्रेटेड है। तो मैंने ब्लड में शुगर डाल दी सर, और मैंने शुगर का क्या कर दिया सर, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया सर, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो जब मेरा ब्लड गाढ़ा हो गया, तो इसके तुलना में ये फ्लूइड क्या हो गए सर, पतले हो गए, कैसे हो गए सर, पतले हो गए। और जब ये फ्लूइड पतले हैं, इनका कंसंट्रेशन लो है और इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मैं लिख देता हूँ ये हाई कंसंट्रेटेड है और ये लो कंसंट्रेटेड है। तो अब सुनो बेटा क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऑस्मोसिस, और मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट का, घुलने वाले का। तो यहाँ से पानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कहाँ आ जाएगा सर, मेरे ब्लड वॉल्यूम में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। और जब यहाँ पानी कम होगा तो यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर सेल के अंदर से पानी की शिफ्टिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होने लगेगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और फिर इधर मतलब अगर मैं ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो सेल पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। मतलब सर हाई कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड देने से सेल श्रिंक हो जाती है, क्लियर। अब एक बात करें, हम अगेन पीछे जाते हैं, हम अगेन पीछे गए बेटा, और हमने क्या करा बेटा, इस ब्लड के अंदर क्या करा बेटा, हमने इस ब्लड के अंदर इस ब्लड को किसी तरह से हमने पतला कर दिया। कैसे पतला किया सर, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया सर, H2O। हमने जैसे ही वाटर ऐड करा, ये पानी, ये ब्लड क्या हो गया सर, पतला, डिक्रीज कंसंट्रेशन। और इसकी तुलना में इसको जब पतला किया तो इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज। और जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी फ्रॉम इंट्रावास्कुलर टू इंटरस्टिशियल स्पेस। और जब पानी इधर आएगा तो ये फ्लूइड पतला होगा, तो ये यहाँ से फ्लूइड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यहाँ मूव कर जाएगा और सेल फूल जाएगी। क्या फूल जाएगी बेटा, सेल फूल जाएगी। मतलब कि सर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर ब्लड में डालूं, क्या डालूं बेटा, ब्लड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालूंगा, तो सर मेरी ब्लड की, सॉरी मेरे बॉडी की सेल्स क्या हो जाएगी सर, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी सर, फूल जाएगी, सेल की साइज बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में। लेकिन वहीं में एक आइसोटोनिक फ्लूइड डालता हूँ, क्या डालता हूँ बेटा, आइसोटोनिक फ्लूइड, तो ब्लड के कंसंट्रेशन के साथ कोई चेंजेस नहीं आएगा, जितना कंसंट्रेशन इसका है उतना ही कंसंट्रेशन इसका भी रहेगा, और सेम कंसंट्रेशन है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। आ गई बात समझ में बेटा, यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों का, सर हमको यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेटा वही बात हम प्रीवियस पेज पे कर रहे थे कि आइसोटोनिक फ्लूइड अगर मैं इन फ्लूइड्स को मेरे ब्लड वॉल्यूम में डालता हूँ तो ना तो ये मेरी सेल की ओर पानी को धकेलेंगे, ना सेल से पानी को खींचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है सर, यहाँ तक हमारा क्लियर है। बात करूँ सर हाइपरटोनिक फ्लूइड की, किसकी बात करूँ बेटा मैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड की। या अगला जो भी फ्लूइड आ रहा हो, देखते हैं कौन सा आ रहा है, हाँ हाइपरटोनिक आया। क्या है सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो बेटा वो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन विच हैव हाई कंसंट्रेशन टू बॉडी फ्लूइड्स। किससे बेटा, कि वो सारे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, क्या कहलाते हैं सर, हाइपरटोनिक फ्लूइड। कौन कौन से होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल D10% की बात करूं मैं बात करूं DNS, मैं बात करूं सर किसकी, D25% और D50%। ठीक है बेटा, तो ये सारे फ्लूइड कैसे हैं सर, हाइपरटोनिक। सर DNS हाइपरटोनिक
हाइपोटोनिक कैसे हुआ, जब डीएनएस पढ़ाऊंगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले एक बात और बता दूं कि अगर D5 की बात करो तो वो इन बोतल तो आइसोटोनिक है, बट इन बॉडी हाइपोटोनिक है। वो कैसे होगा D5 में पढ़ेंगे हम। आगे बात समझ में बेटा? तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम सर, किसकी बात करते हैं? हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की। किसकी बात करें बेटा हम? हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की। अभी सर एक बात तो समझ में आती है, किसकी बात करूं मैं? हाइपरटोनिक फ्लूइड की। किसकी बात करूं बेटा मैं? हाइपरटोनिक फ्लूइड की। तो पीछे आ जाते हैं हम। अगर मैं हाइपरटोनिक फ्लूइड, क्या बेटा? हाइपरटोनिक फ्लूइड मेरी ब्लड वेसल्स में डालूं, किस में डालूं बेटा? ब्लड वेसल्स में। मतलब सर एक वो फ्लूइड जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको मैं मेरे ब्लड में डालूंगा तो मेरे ब्लड का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। कि सर एक गाढ़ा फ्लूइड मेरी बॉडी में डालूंगा तो मेरा ब्लड भी क्या हो जाएगा सर? गाढ़ा। मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया सर? इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो अगर हमने हाइपरटोनिक फ्लूइड हमारी ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट किया तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये हायर कंसंट्रेशन होने के कारण ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को अपनी ओर खींचेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। तो क्या होगा सर? सेल श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी सर? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी सेल। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? ठीक है सर, हमको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं हम किसकी ओर बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसकी ओर बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर। सर व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? तो बेटा फ्लूइड्स which have low concentration to body फ्लूइड्स। सर वो सारे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन लो है हमारी बॉडी फ्लूइड से, उन्हें हम क्या कहेंगे सर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो तुमने देखे होंगे, आती है NS हाफ परसेंट, या मैं बोलूँ NS 0.45%। एक आती है बेटा NS 0.33%। एक आती है बेटा NS 0.25%। तो बेटा ये सारी के सारे फ्लूइड कैसे कहलाते हैं बेटा? हाइपोटोनिक फ्लूइड। कैसे सर? तो फिर अगेन उस चार्ट पे आओ और तुम देखो कि सर अगर मैं पतला फ्लूइड जिसका कंसंट्रेशन मेरी बॉडी फ्लूइड से के कंसंट्रेशन से क्या है सर? कम है, उसको मैं ब्लड में डालूंगा तो वो पतला है, तो वो मेरे ब्लड को और क्या कर देगा? पतला। तो मेरे ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सर? लो हो जाएगा। और जब ब्लड का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो ब्लड मूव करेगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ब्लड में से वाटर मूव करेगा किधर बेटा? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और हमारी बॉडी की सेल्स क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, डायलेट हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो अब यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया कि सर व्हाट इज आइसोटोनिक फ्लूइड, व्हाट इज हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड व्हाट इज हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। इनका एक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है ये भी हमको अच्छे से समझ में आया। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से वो भी हमको अच्छे से समझ में आया। तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, उस नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे? वन बाय वन इन एक एक फ्लूइड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका कहाँ उपयोग होता है, इन फ्लूइड्स के क्या क्या फायदे हैं, किस किस कंडीशन में देना चाहिए, कब ये फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो बेटा अब बात करूं मैं इनको वन बाय वन पढ़ने की, कि सर मैंने बोला था कि आइसोटोनिक फ्लूइड, क्या बेटा मैंने बोला था कि सर आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या बताया था सर? मैंने बताया था NS RL और D5% या D5W। ठीक है बेटा, कि डेक्सटोज 5% इन वाटर। ये मैंने एग्जाम्पल बताए थे। किसके एग्जाम्पल बताए बेटा? आइसोटोनिक फ्लूइड के। ठीक है बेटा, अब मैं अगर बात करूं बेटा कि इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि NS क्या है, कितना उसमें सोडियम क्लोराइड मिला है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग छोड़ दी थी हम लोगों ने, वो पहले हम पढ़ लेते हैं कि दो वर्ड आते हैं बेटा। एक वर्ड आता है बेटा
ऑस्मोलरिटी और एक आता है ऑस्मोलरिटी। क्या वर्ड आता है बेटा? एक वर्ड आता है ऑस्मोलरिटी, एक वर्ड आता है ऑस्मोलरिटी। बात करो बेटा मैं किसकी? ऑस्मोलरिटी की। किसकी बात करो बेटा? ऑस्मोलरिटी की। तो तुम समझो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर H2O, कि सर 1 लीटर H2O में कितने सोल्यूट मौजूद हैं, इसको मैं क्या कहूँगा सर? ऑस्मोलरिटी। क्या कहूँगा सर? ऑस्मोलरिटी। लेकिन एक बात आ जाती है कि व्हाट इज ऑस्मोलरिटी? क्या बेटा? व्हाट इज ऑस्मोलरिटी? तो बस सिंपल सा एक चीज चेंज होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर की जगह आ जाएगा पर केजी H2O। ये लिखा है कि ऑस्मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन पर केजी H2O। 1 किलो H2O में कितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोलरिटी। और 1 लीटर H2O में कितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन है, कितने सोल्यूट मिले हुए हैं, ये बात आ जाती है सर ऑस्मोलरिटी की। आगे बात समझो बेटा। एक और चीज, व्हाट इज नॉर्मल ऑस्मोलरिटी? कि सर हमारी बॉडी की नॉर्मल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? तो बोलना 250 से 375 मिलीमोल पर लीटर। यूनिट क्या आएगी बेटा? मिलीमोल पर लीटर। लीटर लगाया है मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑस्मोलरिटी की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑस्मोलरिटी की। आगे बात समझो बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ने आते हैं 1 बाय 1 एक एक सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैंने तीनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझाऊंगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझाऊंगा और उसके बाद वाली वीडियो में मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है बेटा? वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाने से हमको कोई बेनिफिट मिलना नहीं है। ठीक है बेटा? तो आगे चलो शुरू करते हैं हम कि सर NS नॉर्मल सलाइन हमारे डेली रूटीन में तो बहुत यूज़ होती है सर, हॉस्पिटल में, है ना। अब इसका कंसंट्रेशन, इसकी ऑस्मोलरिटी, ये सब कुछ हमको समझना होता है। तो पहला आइसोटोनिक फ्लूइड हमारा क्या होने वाला है बच्चा? NS। चलो तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं NS के बारे में कि सर NS क्या है। तो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, हम क्या बोलते हैं सर उसे? नॉर्मल सलाइन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल सलाइन। और क्या है सर? तो ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद बात करूं सर कि NS के अंदर होता क्या है। तो बेटा हम पता है हमको कि हमने क्या लिया बेटा 100 ml वाटर H2O। हमने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर बेटा हम लोगों ने सिंपल शब्दों में कहूँ तो 0.9 ग्राम। क्या बेटा? 0.9 ग्राम, या मैं बोल सकता हूँ 900 mg, या मैं बोल दूं 9%, 0.9% मैंने क्या डाल दिया सर उसके अंदर? NaCl। मतलब सर 100 ml वाटर के अंदर अगर हम 900 mg सोडियम क्लोराइड क्या डाल दें? NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दें तो वो क्या बन जाएगा सर? नॉर्मल सलाइन NS। क्या बन जाएगा सर? नॉर्मल सलाइन NS। ठीक है बेटा। सेम अगर मैं बात करूं 1 लीटर की, यानी 1000 ml के अंदर 1000 ml यानी 1 लीटर वाटर के अंदर मुझे कितना सोडियम क्लोराइड डालना है? तो मैं बोलूंगा बेटा 9000 mg, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ 9 ग्राम। कितना बेटा? 9 ग्राम। तो यकीन मानो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 ml वाटर, 100 ml NS के अंदर कितना सोडियम क्लोराइड होता है? तो आंसर जाएगा सर 0.9 ग्राम, 0.9% या 900 mg। ऑप्शन डिसाइड करेंगे आंसर क्या जाएगा।
क्लियर। वहीं अगर पूछ ले कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना होता है तो बोल देना सर 900 mg या 9 ग्राम या 9%। क्लियर हो गया बच्चा, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत? ठीक है सर, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ मैंने लिख रखी है कि 100 ml H2 के अंदर कितना है सर 0.9% या 0.9 ग्राम NaCl। वहीं 1000 लीटर ml की बात करूँ, 1000 ml की बात करूँ तो 9 ग्राम NaCl। ठीक है बेटा। फिर बात आती है सर कि इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है। क्या बात आती है बेटा कि सर इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? तो ऑस्मोलरिटी होती है बेटा इसकी 308 मिलीमोल पर लीटर। कितनी होती है बेटा? 308 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है बेटा। अब बेटा इस 308 मिलीमोल पर लीटर जो ऑस्मोलिटी बन रही है किसकी? नॉर्मल सलाइन की। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर मैंने जो सोल्यूट डाला था वो था Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो बेटा Na सोडियम अपनी अलग ऑस्मोलरिटी शो करेगा, वहीं क्लोराइड अपनी अलग ऑस्मोलरिटी शो करेगा। तो सर सोडियम कितना ऑस्मोलरिटी शो करेगा? तो 154 मिलीमोल पर लीटर। और वहीं क्लोराइड भी कितनी शो करेगा सर? 154 मिलीमोल पर लीटर। और दोनों को ऐड करूंगा तो निकलेगा कितना? 308 मिलीमोल पर लीटर। तो एक बात ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर NH के अंदर क्लोराइड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है तो क्या बोलोगे सर? 154 मिलीमोल पर लीटर। पूछ ले NH के अंदर सोडियम की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है तो बोलोगे 154 मिलीमोल पर लीटर। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? ठीक है सर। अब बात करें सर कि ये जो NaCl है या सोडियम क्लोराइड है बेटा, ये किन लोगों में इंडिकेटेड है? यानी मैं बात करूं बेटा इंडिकेशन की, किसकी बात करूं बेटा मैं? इंडिकेशन। तो बेटा किन किन लोगों में दे सकता हूं मैं? तो बेटा मैं दे सकता हूं उन व्यक्ति को जी जो काय में है बेटा शोक में। काय में बेटा? शोक में। किसी तरह का हाइपोवोलेमिक शोक हो गया उसमें मैं दे सकता हूँ, बेस्ट होगा हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है बेटा पहला। दूसरा मैं कब दे सकता हूँ सर? मैं DM वाले पेशेंट को दे सकता हूँ, डायबिटिक मलाइटस वाले पेशेंट को दे सकता हूँ बेटा मैं। और मैं किसको दे सकता हूँ बेटा? मैं डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को दे सकता हूँ। किसको बेटा? डिहाइड्रेट पेशेंट को। वो पेशेंट जिसको क्या हो चुका है डिहाइड्रेशन, मैं उसका हाइड्रेशन दूर करने के लिए भी दे सकता हूँ। और मैं किस में दे सकता हूँ बेटा? तो बेटा हम इस सॉल्यूशन का यूज़ जनरल प्रैक्टिस में हम इंजेक्शन को डिसॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं समटाइम। और समटाइम हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम ब्लेडर इरिगेशन में, हम आई इरिगेशन में, हम कोलोस्टोमी इरिगेशन में, मतलब हम कई जगह इरिगेशन, स्टमक इरिगेशन में, आई इरिगेशन, सभी जगह इरिगेशन में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मल सलाइन। ठीक है बेटा। एक बात है कि अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कर रहे हैं बेटा? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी BT कर रहे हैं हम। तो हम ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या बोलूँ मैं बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीनों टाइम में कभी भी हमें कोई सॉल्यूशन देना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं सर? NS। क्या यूज़ कर सकते हैं सर हम? NS नॉर्मल सलाइन। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक की बात? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आता है। फिर बात आती है सर कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में? किस में बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कि सर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है? तो मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, इसमें है सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा सोडियम BP को बढ़ाएगा। तो मतलब मैं HTN यानी हाइपर टेंसिव पेशेंट में तो इसको यूज़ नहीं करूँगा। और वही बात है कि कहीं ना कहीं सोडियम का इफेक्ट कहाँ होता है बेटा? हार्ट पे। तो मतलब मैं CCF यानी कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर में भी यूज़ नहीं करूँगा। मतलब सर मैं NaCl को, या मैं बात करूँ नॉर्मल सलाइन को, तो मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में तो उसको नहीं दूंगा पेशेंट को। ठीक है बेटा, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ूँ बेटा मैं कि सर नॉर्मल सलाइन हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर किसी को कॉन्टेक्ट लेंस प्रिजर्व करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में तो हम RL लेंगे कि RL के अंदर रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में RL नहीं है तब आप जाके NS को चूज कर सकते हो। मतलब सेकेंड प्रायोरिटी में कॉन्टेक्ट लेंस को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं सर? NS। क्लियर हो गए बच्चे यहाँ तक? ठीक है सर, आगे बढ़े बेटा हम। तो आगे हम बात करने वाले हैं अब हम RL के बारे में। किसके बारे में बेटा? RL के बारे में। NS के बारे में सब कुछ हो गया। क्या क्या बात हुई सर NS के बारे में? तो सुनो फिर से। सर इसका एक और नाम क्या है? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। दूसरा सर इसमें क्या होता है? तो 100 ml H2O वाटर के अंदर कितना सर? 0.9 ग्राम या 900 mg क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। वहीं 1 लीटर की बात करूँ तो 1 लीटर में 9 ग्राम NaCl या 9000 mg NaCl होता है। ऑस्मोलरिटी की बात करें बेटा तो कितनी होती है? 308 मिलीमोल पर लीटर। सोडियम कितनी ऑस्मोलरिटी शो करेगा? 154 मिलीमोल। और बात करूँ किसकी? क्लोराइड की, तो वो भी कितना करेगा? 154। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करो तो बेटा हाइपरटेंशन वाले को नहीं देंगे और कार्डियक फेलियर वाले को नहीं देंगे। यूज़ किस में करेंगे? तो हम सारे बॉडी पार्ट्स इरिगेशन में करेंगे, शॉक में करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस में करेंगे बेटा हम। डिहाइड्रेशन थेरेपी में अगर हम डिहाइड्रेट है बंदा तो उसको IV थेरेपी में हम एनर्जी दे सकते हैं। और हम कब करेंगे? BT ट्रांसफ्यूजन के साथ। क्लियर हो गया बेटा? तो चलो सर ये सब चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट फ्लूइड होने वाला है बेटा। नेक्स्ट फ्लूइड रहेगा हमारा RL। क्या है बेटा? नेक्स्ट फ्लूइड क्या है हमारा? RL। RL का दूसरा नाम बेटा, RL का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट। और एक और नाम है इसका बेटा हार्टमान सॉल्यूशन। क्या है बेटा? हार्टमान सॉल्यूशन। एक चीज पढ़ी थी तुमने, हार्टमान साइन। तो वो देखने को मिलता है OBG के अंदर ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। जो ब्लीडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्टमान साइन। और RL की बात करूं तो ये कौन सा सॉल्यूशन है सर? हार्टमैन सॉल्यूशन या हार्टमान सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है सर। एक और नाम है बेटा इमरजेंसी फ्लूइड। क्या है सर? इमरजेंसी फ्लूइड। RL को हम और क्या बोलेंगे? इमरजेंसी फ्लूइड, या मैं बोलूँ लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। क्या बोलूँगा बेटा मैं? लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक? तो RL के बारे में 3 चीजें समझ में आई। एक और नाम क्या है? हार्टमान साइन, ये सॉरी हार्टमान सॉल्यूशन। दूसरा क्या है सर? इमरजेंसी फ्लूइड। तीसरा क्या है? लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। आपने देखा होगा जब भी RTA का पेशेंट या शॉक का पेशेंट आता है या सर्जरी से पहले हमको अगर कोई सा फ्लूइड देना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम देते हैं बेटा RL। क्या देते हैं बेटा हम? RL। क्लियर? अब बात करते हैं सर RL की ऑस्मोलरिटी की। किसकी बेटा? RL की ऑस्मोलरिटी की। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि RL की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है बेटा? 270 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है बेटा? 270 मिली मोल पर लीटर। ठीक है बेटा? कितनी होती है? 270 मिलीमोल पर लीटर। ये एक लाइन याद रखो। अभी हम पहले कंटेंट पढ़ेंगे इसका, उसके बाद ये फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आई कैसे है। ठीक है बेटा? बात करो सर कि RL के अंदर क्या क्या चीजें होती है। क्या सर? RL के अंदर क्या क्या चीजें होती है, यानी मैं बात करूं RL कंटेन क्या क्या है सर? सर इसमें आता है सोडियम क्लोराइड NaCl। कितना होता है सर इसमें? 0.320 ग्राम। फिर क्या होता है सर इसमें? सोडियम, 2 मिनट बेटा है ना, इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा पेन चेंज करेंगे अपन। पहला क्या होता है बेटा? इसमें होता है सोडियम लैक्टेट। क्या होता है बेटा? सोडियम लैक्टेट। कितना होता है? 0.32 ग्राम। सेकेंड बात करो बेटा NaCl। कितना होता है सर इसमें? NaCl होता है 0.600 ग्राम।
उसके बाद बात करूँ बेटा मैं कि और क्या होता है सर इसमें, तो इसमें होता है बेटा KCl। कितना होता है सर, तो देखो सारी वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.040 ग्राम। और लास्ट वन है सर इसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl। कितना होता है सर, कितना होता है सर 0.027 ग्राम। ठीक है बेटा। तो अब बात करें कि सर RL में कौन कौन सा कंटेंट होता है, तो देखो RL के अंदर मेन क्या होता है बेटा हमारा सोडियम लैक्टेट। कितना होता है 0.320 ग्राम। क्लियर बेटा। NaCl की बात करूँ तो कितना होता है बेटा 0.600 ग्राम, यानी 0.600 ग्राम। बात करूँ पोटेशियम क्लोराइड, क्या है बेटा ये पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड। क्या है बेटा पोटेशियम क्लोराइड। कितना है बेटा पोटेशियम क्लोराइड 0.040 ग्राम। आगे बात समझो बेटा। और नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी बेटा, नेक्स्ट बात करूं बेटा मैं 2 सेकंड बच्चा है ना। नेक्स्ट बात करें बेटा हम किसकी, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है बेटा कैल्शियम क्लोराइड, तो 0.027 ग्राम। ये क्या है बेटा कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या क्या चीज़ें होती है सर RL के अंदर, तो सर इसमें होता है सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा। मतलब क्लोराइड तो इन तीनों में कॉमन है, एक में जरूर है सोडियम लैक्टेट। ठीक है। अमाउंट 0.320, 0.600, 0.040 और 0.027 ग्राम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक। अब बात आती है सर कि ऑस्मोलरिटी की, कि आपने बताया था कि इनकी ऑस्मोलरिटी है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है हम लिखते हैं। कितनी बताई थी बेटा मैंने इसकी ऑस्मोलरिटी, तो ये लिखी है 270 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है बेटा। कैसे आए सर ये, तो अब यहाँ देखो कि हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें बेटा सोडियम की। तो सोडियम की ऑस्मोलरिटी इसमें कितनी है सर, इसमें सोडियम की ऑस्मोलरिटी है 131 मिली मोल पर लीटर। कितनी है बेटा 131 मिलीमोल पर लीटर। बात करें सर अगला क्या है, पोटेशियम की बात करूं मैं। पोटेशियम की ऑस्मोलरिटी कितनी है, तो 5 मिलीमोल पर लीटर। कितनी है बेटा 5 मिलीमोल पर लीटर। आगे बात करें हम कैल्शियम की, किसकी बात करें बेटा हम कैल्शियम की। तो सर कैल्शियम की कितनी है, तो बेटा कैल्शियम की आपको दिख रही होगी 4 मिलीमोल पर लीटर। और नेक्स्ट वन की बात करूं बेटा मैं किसकी, क्लोराइड की Cl- की, तो 111 मिलीमोल पर लीटर। और लास्ट बचा है सर लेक्टेड। क्या बेटा लेक्टेड, तो लेक्टेड या मैं बोलूँ बाइकार्बोनेट, तो उसकी कितनी होती है बेटा लेक्टेट। लेक्टेट की कितनी होती है बेटा, तो लेक्टेट की होती है इसमें 29 मिलीमोल पर लीटर। इन सब को जोड़ोगे तो टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी आएगी बेटा 270 मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। ठीक है बेटा। मतलब तुमको ऑस्मोलरिटी समझ में आ गया RL की कितनी होती है बेटा 270। इन 270 में से 131 मिली ऑस्मोलरिटी किसकी है सोडियम की, 5 ऑस्मोलरिटी किसकी है पोटेशियम की, 4 किसकी है कैल्शियम की, 111 किसकी है क्लोराइड की, और लेक्टेट की कितनी सर 29 है। और टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 270 मिलीमोल पर लीटर। क्लियर हो गया बेटा। चलो अभी नेक्स्ट बात करें कि सर ऑस्मोलरिटी के बाद मैं RL किस पेशेंट को नहीं दे सकता हूँ और किस पेशेंट को दे सकता हूँ। बात करो बेटा इंडिकेशन की, किसकी बात करो बेटा इंडिकेशन की। तो देख बेटा बिफोर सर्जरी हम RL देते हैं और आफ्टर सर्जरी भी देते हैं। ठीक है पहला। दूसरा RTA हुआ
या मैं बोलूँ हाइपोवोलेमिक शॉक, इन सब में मैं क्या दे सकता हूँ सर, आरएल। क्लियर हो गया। तीसरा, बर्न में तो फ्लूइड ऑफ चॉइस है ये, बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन है सर, आरएल। क्लियर है बेटा। एक चीज अभी एनएस के टाइम में पड़ी थी कि कॉन्टेक्ट लेंस को प्रिजर्व करना है तो कहाँ करेंगे सर हम, आरएल के अंदर। आरएल ऑप्शन में नहीं है, देन हम सेकंड प्रायोरिटी पे जाएंगे, वो है एनएस। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, आरएल यहाँ यूज करते हैं हम, मतलब एक तो सर्जरी में हम करेंगे प्री बिफोर, है ना। उसके बाद और कहाँ करेंगे सर, हम आरटीए यानी हाइपोवोलेमिक शॉक में करेंगे, हम बर्न में करेंगे, और सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद। और एक चीज़, डायरिया का मैनेजमेंट में आरएल ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है हमारे पास, फ्लूइड ऑफ चॉइस हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, पीडियाट्रिक में रोटा वायरस में मेंटेनेंस डोज हम देते हैं डायरिया का बच्चे को, वो किसका देते हैं हम, आरएल का। तो मतलब रोटा वायरस में भी फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन रहेगा सर, आरएल। क्लियर हो गया बेटा आरएल यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर आरएल को हम रिवाइज करते हैं सर। तो आरएल में क्या क्या पढ़ा सर हम लोगों ने, आरएल में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि सर आरएल का दूसरा नाम क्या है सर, हार्टमान सॉल्यूशन, है ना। यहीं से हार्टमान साइन की बात हुई है हमारी, और इमरजेंसी फ्लूइड बोलते हैं इसे। ठीक है। उसके बाद सर इसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, तो 270 मिली ऑस्मोल। उसमें सोडियम की अलग थी, सोडियम की कितनी सर 131, क्लोराइड की कितनी थी 5, कैल्शियम की कितनी थी 4, पोटेशियम की कितनी थी 4, और क्लोराइड की कितनी थी 111। पोटेशियम की 4 थी, पोटेशियम की 5 थी, कैल्शियम की 4 थी। ठीक है। और बचा लास्ट में लैक्टेट, उसकी 29 थी बेटा। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर आगे बात करी सर हमने कि किन किन लोगों में हम दे सकते हैं क्या सर, आरएल। तो आरएल हम डायरिया में दे सकते हैं, रोटा वायरस और कोलेरा इन सब में दे सकते हैं बेटा। बर्न में दे सकते हैं हम, बर्न में तो फ्लूइड ऑफ चॉइस है ये, कॉन्टेक्ट लेंस प्रिजर्व करने में यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी से पहले उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव दोनों पेशेंट को हम आरएल देते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद आती है सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि देने से पहले हमको ये पता होना चाहिए किसको नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने गलत बंदे को दे दिया तो हम उस पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ARF एक्यूट रीनल फेलियर, या CRF क्या, क्रोनिक रीनल फेलियर, या मैं बोलूँ AKF एक्यूट किडनी फेलियर, या बोलूँ CKF क्रोनिक किडनी फेलियर, इन दोनों में RL कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर। दूसरा, लीवर फेलियर, क्या बेटा, लीवर फेलियर में भी आरएल क्या है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब मैं बोलूँ CLF क्रोनिक लीवर फेलियर, या ALF एक्यूट रीनल फेलियर, दोनों ही कंडीशन में आरएल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एज वेल एज आरएल इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किसमें बेटा, अगर कोई पेशेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो ऐसे टाइम में भी हम आरएल उस पेशेंट को नहीं देंगे। तो आई होप कि तुमको आरएल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट लगे तो आपने ऑफिस देखा है, वहाँ आकर विजिट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आगे बात करूँ बेटा मैं किसकी, अगला जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल पढ़े थे, कौन कौन से सर, कौन कौन से पढ़े थे सर हमने, एक पढ़ा था हमने NS, एक पढ़ा था हमने RL, और एक पढ़ा था हमने D5%। तो हमने NS पढ़ ली, हमने RL पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा D5%। ठीक है बेटा। तो D5% यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं कि D5W यानी डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ठीक है बेटा। अब एक बात सुनो तुम, कि मैं तुमको बता दूं कि ये है सेल्स, ये है बॉडी की सेल्स, ये है ब्लड वेसल्स। एक बात तुम अच्छे जानते हो कि हमारी बॉडी में ATP बनाई जाती है, जो वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है कहाँ बेटा, सेल के अंदर। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को ATP बनाने के लिए एक मेन सब्सटेंस चाहिए होता है, वो होता है ग्लूकोज। कौन होता है बेटा, ग्लूकोज। और डेक्सट्रोज में तो ग्लूकोज ही है, या ग्लूकोज ही तो डेक्सट्रोज है, और डेक्सट्रोज ही तो ग्लूकोज है।
तो बेटा एक बात ध्यान रखो कि मैं जैसे ही ब्लड के अंदर बेटा मैंने क्या डाला बेटा, मैंने डाला ब्लड के अंदर बेटा D5W यानी डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। और जैसे ही डेक्सट्रोज ब्लड में आएगा तो ब्लड में से ये डेक्सट्रोज मूव कर जाएगा किधर बेटा, सेल के अंदर। और सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया इस डेक्सट्रोज से एनर्जी बना देगा। इस डेक्सट्रोज से क्या बना देगा सर, एनर्जी बना देगा। मतलब कि हमने जो 100 ml वाटर डाला था तो उसमें से डेक्सट्रोज तो सेल के अंदर चले गया और वाटर ब्लड के अंदर रह गया। तो हमने क्या किया सर, हमने डेक्सट्रोज को पानी में मिलाया, हमने डाला, वो डेक्सट्रोज सेल के अंदर चले गया और पानी ब्लड में रह गया। और ये पानी जब ब्लड में मिलेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा सर, पतला। मतलब ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सर, कम। ब्लड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। तो अब एक बात करूं मैं बेटा कि अगर ये देखो कि ये D5%, अगर हम बाहर ये D5% लिया और बॉडी से बाहर हमने ये फ्लूइड लिया, बॉडी फ्लूइड लिया, तो अभी तो इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। मतलब इन बोतल, जब बोतल के अंदर D5% भरा हुआ है, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर बोतल के अंदर है, तो हम उसे बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा हम, आइसोटोनिक फ्लूइड। लेकिन वहीं जब वो सेल के अंदर गया, कहाँ गया बेटा, सेल के अंदर, और सेल के अंदर गया तो डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज का रैपिड मेटाबॉलिज्म हुआ और जो पानी था वो ब्लड में रह गया। और जब पानी ब्लड में मिक्स हुआ तो पानी पतला हो गया और पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया। इसीलिए इसको किसको बेटा, D5% को एक नाम दिया गया फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कि फिजियोलॉजी के दौरान मतलब जब बॉडी में जाएगा और जब ये एक्शन करेगा तो ये सॉल्यूशन कैसा एक्ट करेगा बेटा, एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, बात समझ में आई कि बॉडी में जाते ही ग्लूकोज का तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ग्लूकोज से एनर्जी बन जाएगी, बचेगा पानी। और तो पानी बचेगा तो वो ब्लड को पतला कर देगा, ब्लड का कंसंट्रेशन कम कर देगा। तो उसने क्या किया सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। वो तो अंदर जाते बॉटल में तो आइसोटोनिक था वो। आ गई बात समझ में। तो एक बात ध्यान रखना कि D5% इन बोतल तो आइसोटोनिक है और इन बॉडी हाइपोटोनिक है। क्लियर हो गया बात, ठीक है सर। तो एक बात तो यहाँ से हमको स्टार बना के समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेटा 100 ml वाटर के अंदर कितना डेक्सट्रोज मिलाते तब जाके D5% बनती है। तो इमेज करो, ये हमने ले लिया भैया 100 ml वाटर। क्या ले लिया, H2O। हमने 100 ml वाटर लिया बेटा और इस 100 ml वाटर में हमने 5 ग्राम, कितना बेटा, 5 ग्राम डेक्सट्रोज डाल दिया। तो ये बन गया हमारा D5%। D5%। अब मैंने इस पानी को 10 गुना बढ़ा लिया, जो पानी 100 ml था अब वो कितने ml हो गया, 1000 ml यानी 1 लीटर। तो इसको भी मैं 10 गुना बढ़ा दूं, इंटू 10 कर दूंगा मैं, तो कितना डालना पड़ेगा मुझे, 50 ग्राम। तो अगर 1 लीटर फ्लूइड में डेक्सट्रोज डालना है मुझे तो मैं 50 ग्राम डेक्सट्रोज डालूंगा, तब जाके क्या बनेगा बेटा, D5%। आ गई बात समझ में। तो आई होप कि तुमको कितना डेक्सट्रोज होता है 100 ml में D5 में और कितना 1 लीटर में डेक्सट्रोज होता है D5% में, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ ये भी समझ में आ गई होगी कि ये इन बॉडी कैसे हाइपोटोनिक है और इन बोतल कैसे आइसोटोनिक है। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करो बेटा मैं इसकी ऑस्मोलरिटी की। किसकी बात करो बेटा मैं, ऑस्मोलरिटी की। तो बेटा इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 278 मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर कितनी, 278 मिलीमोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलरिटी होती है बेटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। आगे बढ़े हम, तो एक चीज याद रखना बेटा कि ये जो डेक्सट्रोज है, क्या बेटा, डेक्सट्रोज कितना, 5%। मतलब मैंने एक बात बोली कि 100 ml वाटर के अंदर H2O के अंदर मैं 5 ग्राम क्या डालना बेटा, डेक्सट्रोज।
स्टार बना के एक लाइन याद रखना कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज गिव 3.4 किलो कैलोरी। कितना बेटा? 3.4 किलो कैलोरी। क्लियर है? तो वही बात करूं बेटा मैं 5 ग्राम की, किसकी बेटा? 5 ग्राम डेक्सट्रोज कितनी किलो कैलोरी देगा? 17 किलो कैलोरी देगा। मतलब अगर हमने किसी बंदे को 5 ग्राम डेक्सट्रोज दिया है तो वो 17 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करेगा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ठीक है सर। ऑस्मोलरिटी समझ में आ गई। अब बात है बेटा कि D5% किन लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, डेक्सट्रोज है, मीठा है, तो मैं डायबिटीज मेलाइटस वाले को तो नहीं दूंगा, और ना ही डायबिटीज कीटो एसिडोसिस वाले को दूंगा, और ना ही डायबिटिक कीटो एसिडोस वाले को दूंगा। मतलब दो कंडीशन में हम नहीं देंगे। फिर हम कई बार डायरिया में इसका यूज़ करते हैं एज, मतलब कई बार वीकनेस लगती है तब देते हैं। सर्जरी के बाद में जब हम फ्लूइड थेरेपी चलाते हैं, आईवी थेरेपी चलाते हैं, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो कई जगह इसका यूज़ होता है। अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम